हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस टॉपिक में आपको पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग रीट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो भी हैं भाई, जिनमें भी सीडीपी आती है या बाल विकास आता है। यहाँ से आपको एक एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मिल रही हैं। हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो गई हैं, ये तीसरी क्लासेस है। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा, जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो आइए पढ़ते हैं मोटिवेशन। तो बात करें मोटिवेशन होता क्या है, आइए देखते हैं। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो अनेक उद्दीपनों उत्तेजनाओं का परिणाम होती है। बिल्कुल भाई, जो मोटिवेशन है हमें इंटरनल अंदर से मोटिवेशन आती है। और जब अंदर से कोई चीज़ आती है तो हमारी जो सही चीज़ें हैं, हमें हमारे अंदर स्टिमुलस होता है, ठीक है, रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, उसी का रिजल्ट होता है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द से लिया गया है, ठीक है, मतलब मूवेर, लैटिन भाषा के मूवेर से लिया गया है। ठीक, मोटिवेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के मूवेर से लिया है। तो भाई जोन्स और सिम्पसन साहब आते हैं और एक डिफिनेशन देते हैं कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें सीखने वालों को आंतरिक शक्तियाँ, जिसमें जो 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 पर्सन सीखना चाहता है उसको क्या चाहिए, उसको क्या जरूरी होता है, आंतरिक शक्ति की जरूरत होती है। और आवश्यकताएं उसके पर्यावरण में विभिन्न लक्ष्यों को निर्देशित होती हैं, ठीक है। वहीं वुड साहब आते हैं और कहते हैं कि प्रेरणा क्रिया को आरंभ करके जारी रखने एवं नियमित रखने की प्रक्रिया है। बिल्कुल भाई, जब बुद्ध साहब आते हैं, एक अकॉर्डिंग टू गुड साहब आते हैं, गुड साहब कहते हैं कि जो मोटिवेशन है भाई, इसको शुरू करना की प्रक्रिया है और इसको जारी रखना पड़ता है हमें, और आगे चल के इसको नियमित भी रखना पड़ता है, ठीक है, कंटिन्यू रखना पड़ता है, और ये एक प्रोसेस है। आगे चलते हैं, ठीक है। मॉर्गन साहब आते हैं, किंग साहब आते हैं, विश एंड स्कॉपलर साहब आते हैं और कहते हैं कि भाई मोटिवेशन से सीधा सा मतलब यही है, क्या मतलब है, कि एक प्रकार का कर्षण बल से होती है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। बिल्कुल भाई, मोटिवेशन जब हमारे अंदर कोई चीज़ आ जाती है, एक फोर्स टाइप का होता है जो कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने में मदद करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। स्किनर, प्रेरणा सीखने के लिए एक रास्ता है। स्किनर साहब आते हैं, कहते हैं कि भैया जो मोटिवेशन है, अगर हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब मोटिवेशन साइकिल, आइए देखिए मोटिवेशन साइकिल को पढ़ते हैं, ठीक। बात करें तो जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, कुछ किसी चीज़ की नीड होती है, तो हमारे अंदर क्या आती है, हमारे अंदर ड्राइव आती है, मतलब अंतर्निहित प्रबल प्रेरणा आती है, ठीक है। ड्राइव आएगी, जैसे मान लीजिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मेरे अंदर आएगी कि मुझे पैसा कहाँ से मिलना चाहिए, तो ड्राइव आई। उसके बाद क्या आएगा, हमारे अंदर स्टिमुलस आएगा, उत्तेजना आएगी, ठीक है, उस काम को और करने की, भाई मैं और मेहनत करूँ, मुझे कहाँ से पैसा मिले, कैसे ना मिले। उसके बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आएगा हमारे अंदर, ठीक है, मतलब कोई भी, जैसे हमें पैसा चाहिए तो पैसे के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें बिहेव करेंगे, सारी चीज़ें सोचेंगे। उसके बाद अचीवमेंट, हम अचीव कर लेते हैं, ठीक है। जब हमारे अंदर एकदम आ जाता है कि हम अब पैसा हमें चाहिए ही, तो हम उसके लिए मेहनत करने लगते हैं और हम अचीव कर लेते हैं उस चीज़ को। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, उत्तेजना में कमी आ जाती है, फिर उसके बाद फिर से जब नीड पड़ती है तो फिर से हमारे अंदर ड्राइव आ जाती है। तो इसी तरह से मोटिवेशन साइकिल चलता रहता है। आगे चलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिव्स क्या क्या हैं। बात करें तो मूल रूप से जो मोटिव्स हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या, बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं और एक साइको सोशल मोटिव्स होते हैं। बायोलॉजिकल मोटिव्स को हम कहते हैं जैविक अभिप्रेरक, वहीं साइको सोशल मोटिव्स को कहते हैं मनोसामाजिक अभिप्रेरक। क्या, मनोसामाजिक अभिप्रेरक कहते हैं। आगे चलते हैं, अब जैविक अभिप्रेरक क्या हो गए, देखिए सीधा सा मतलब समझिए, बुक जो चीज़ें लिखी हैं वहाँ पे उसमें मत ध्यान दीजिए। जो भी चीज़ें हमारे बायोलॉजिकल से रिलेटेड हैं, जो चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, उसको हम बायोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं, जिसको जैविक अभिप्रेरक कहते हैं। जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, जब भी हम कोई चीज़ चाहते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक। वहीं न्यूरोट्रांसमीटर्स, मस्तिष्क की संरचना जो है वो भी बदलती है, उसकी सोच, उसका थिंकिंग लेवल ये भी बदलता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर भी डिसाइड करता है, और हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें क्या, एक जैविक अभिप्रेरक का काम करती हैं हमारे अंदर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लूँ तो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, सिक्स अभिप्रेरक, सिक्स मोटिव्स होता है हमारा, तो हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मनोसामाजिक अभिप्रेरक क्या हो गए, ये अभिप्रेरणा के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक कारकों और उनकी परस्पर अंतःक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। जैसे बात करें, कोई चीज़ अचीवमेंट करना है हमें, अफिलिएशन, किसी से जुड़ना, क्यूरियोसिटी, पावर, एक्सप्लोरेशन,
और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सब क्या हैं, एक हमारे मनोसामाजिक अभिप्रेरक हैं जो मन में आती है, हमारे साइकोलॉजी के अंदर से आती है, और जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, जब ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं तो ये क्या होता है, हमारा मनोसामाजिक मोटिव होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं मोटिवेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली मोटिवेट करें, तो ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है आंतरिक अभिप्रेरणा जिसको हम कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा बच्चे की खुद की रुचि होती है। बिल्कुल, जब हमारे अंदर कोई चीज़ खुद का इंटरेस्ट हो, जैसे हमें कोई नया कपड़ा खरीदना है, चीज़ें, तो अपने आप से हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो हमारे अंदर अंदर से मोटिवेशन आता है। ठीक है, यह बच्चे की अपनी रुचि पर आश्रित होता है, बच्चे के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अपनी इच्छा से अध्यापक या अधिकारी बनना चाहता है तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। जैसे मान लीजिए आपको टीचर बनना है, आपको रीट में टीचर बनना है, तो आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, उसके लिए आप मेहनत करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा दूसरों के द्वारा दी जाती है। बाह्य अभिप्रेरणा वह प्रोत्साहन होता है जो बालक को बाहर से उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण, यदि कोई बच्चा अध्यापक बनना चाहता है तो हम उसको उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए उसे पुरस्कार और प्रशंसा देते हैं, वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। बिल्कुल, देखिए बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन कहने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कोई अदर पर्सन हमें मोटिवेट करे, हमारे अंदर मोटिवेशन लाए, तो इसी को हम कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये मतलब जैसे मान लीजिए मैं टीचर बनना चाहता हूँ या आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्या किया कि अगर तुम टीचर बनोगे तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा या कोई गिफ्ट दे दूंगा, पेरेंट्स बोलते हैं कोई गिफ्ट दे दूंगा, तो ये बच्चे के लिए क्या हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। ठीक, जो बाहरी तरीके से काम करे। अब रोल ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। प्रेरणा छात्र के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। बिल्कुल, मोटिवेशन जो है वो बच्चों के बिहेवियर में, ठीक है, बच्चे के बिहेवियर में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है, चेंजेस लाती हैं। बच्चा प्रेरित होकर और ज़्यादा काम शुरू कर देता है। बिल्कुल भाई, जो मोटिवेशन है हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाती है। ठीक है, और बिहेवियर में जब हमारे चेंजेस आती हैं तो हम मोटिवेट होकर कोई भी काम करना शुरू कर देते हैं। प्रेरणा हमारे शरीर में एक उत्तेजना का काम करती है। जब हम उत्तेजित होते हैं तो काम करना शुरू करते हैं। हम जितना ज़्यादा काम करते हैं उतना ही प्रेरणा बढ़ जाती है। बिल्कुल, जैसे आप रीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं और पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और जितना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है आपके अंदर उतना ही मोटिवेशन आ रहा है। ठीक है, तीसरा है, प्रेरक हमारे व्यवहार को धनात्मक, पॉजिटिव बना देते हैं। धनात्मक व्यवहार के कारण हम अपने उद्देश्य की तरफ काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भाई, जो मोटिव्स हैं हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, जैसे मान लीजिए मुझे रीड क्रैक करना है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, मैं कॉन्फिडेंस रखता हूँ, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव बिहेवियर आता है हमारे अंदर, और जिसके कारण हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो लक्ष्य है, ठीक है, हमारा जो टारगेट है, हम उसको अचीव कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा ध्यान केंद्रित करने में व्यक्ति की सहायता करती है। बिल्कुल भाई, अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं तो एक जगह अपने टारगेट पर फोकस करते हैं। अब प्रेरणा हमारे व्यवहार में लगातार चलती रहती है जिससे हमारे काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। बिल्कुल, अगर हमारे अंदर व्यवहार, अगर मोटिवेशन लगातार है तो वो लगातार हम उसको जीवित रखते हैं, तो हमारा काम जो है करने की क्षमता और जो काम की स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब प्रेरणा की विधियाँ, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन क्या क्या हैं, आइए इसको देखते हैं। किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं। प्रशंसा एवं निंदा, प्रेज एंड डेनिग्रेशन। यदि हम किसी की प्रशंसा और नीचा निंदा करते हैं तो उन बच्चों को प्रेरणा का स्तर बढ़ जाता है। बिल्कुल, कभी कभी आप देखते हैं कि जैसे मैंने आपका प्रशंसा किया कि अरे आप तो बहुत मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, अब अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, तो आपके अंदर क्या मोटिवेशन आ जाती है। वही कभी कभी निंदा से भी मोटिवेशन आती है कि अरे तुम तो पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कोई बच्चा अगर इस चीज़ को पॉजिटिव लेता है, निंदा को, तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन आ जाता है। उसके बाद पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड्स एवं पनिशमेंट। जब हम बच्चों को किसी अच्छे काम को करने पर पुरस्कार देते हैं तो बच्चे अभिप्रेरित होते हैं। इसके विपरीत यदि हम किसी बच्चे को दंड देते हैं तो उससे भी बच्चा अभिप्रेरित हो सकता है। बिल्कुल भाई, जैसे मान लीजिए रिवार्ड्स और पनिशमेंट कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कहा कि बच्चा अगर तुमने क्लास 6 में टॉप किया तो मैं तुमको एक कार दिला दूंगा। ठीक है, जो प्लास्टिक वाली कार आती है वो दिला दूंगा। तो बच्चे के लिए ये क्या एक रिवार्ड्स की तरह काम किया और बच्चा मोटिवेशन हो गया। वहीं कभी कभी ये भी होता है कि जो दंड होता है, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको मैंने डांट दिया, प्यार से डांटा, समझाया उसको, ठीक है, पनिशमेंट टाइप का दे दिया, तो भी
कभी कभी ये पॉजिटिव वे में बच्चे को मोटिवेट करता है। ठीक है, सफलता और असफलता, जैसे कोई भी काम करने में मान लीजिए हम सक्सेसफुल हो गए तो भी हमारे अंदर सफल होने की वजह से मोटिवेशन आ जाता है, लेकिन कभी कभी हम अनसक्सेसफुल होते हैं और मुझे लगता है जब आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो हमें ज़्यादा मोटिवेट होना चाहिए। ठीक है, प्रतियोगिता एवं सहयोग, बिल्कुल क्विज एंड कॉपरेशन जो होते हैं, जब बच्चे किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसमें दूसरों से आगे निकलने की चाह होती है। बिल्कुल, जब क्विज कंपटीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लासेस स्कूल में क्यों कराए जाते हैं, क्यों, क्योंकि अंदर बच्चे के अंदर कंपटीशन की भावना आती है कि हमें इनसे आगे निकलना है। ठीक है, तो प्रतियोगिता से बच्चे में मोटिवेशन आता है और उसका डेवलपमेंट होता है मोटिवेशन का। ये भी सत्य है कि कॉपरेशन के द्वारा किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं आपको आपके सामने कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, तो आपको लगता होगा कि मुझे कंटेंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कॉपरेशन आपके साथ हो रहा है। ठीक है, प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस, यदि हम बच्चों के समय समय पर उनकी प्रगति का स्तर बताते रहेंगे तो वो अभिप्रेरित होते रहे। बिल्कुल, बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना पीछे है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही, अगर आप एक सीरियल वे में बच्चे को बताते जा रहे हैं तो बच्चे का जो ऑब्जेक्टिव है, बच्चे का जो लक्ष्य है, उसकी तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है बच्चा, एक मोटिवेशन, बच्चे के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। आवश्यकता एवं रुचि, बिल्कुल नीड एंड इंटरेस्ट, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमारे अंदर मोटिवेशन आ जाती है। जब हमें कोई चीज़ की किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे बैट चाहिए तो मेहनत करते हैं, उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने सेविंग करते हैं। ठीक, तो ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। ठीक, और जिस काम को करने के लिए जितना इंटरेस्ट होगा उतनी रुचि होगी। रीड, पढ़ाई में जितना इंटरेस्ट होगा उतना जल्दी आप रीड क्रैक करोगे। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, व्हाट आर द थियरीज ऑफ मोटिवेशन, आइए इसको पढ़ते हैं, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, पहली बात है तो मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम, जिसको हम कहते हैं मैस्लो की हायरार्की नीड थियरी। ठीक है, या इसको एक और नाम से जाने जाते हैं, देखिए नाम बदल के पूछ लेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ नाम रखना, हर एक लाइन में यहाँ क्वेश्चन है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं हायरार्की थ्योरी। नेक्स्ट है आत्मसिद्धि का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। तो बात करते हैं अभिप्रेरणा या थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की जो पहली थ्योरी है, इसको हम कहते हैं मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी, जिसको मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम कहते हैं। दूसरा नाम इसका है पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसको हम हायरार्की थ्योरी भी कहते हैं। वहीं नेक्स्ट है, इसको एक और नाम से जानते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, जिसको हम कहते हैं आत्मसिद्धि का सिद्धांत। आइए पढ़ते हैं मास्लो की हायरार्की थ्योरी। ये क्या कहता है, पदानुक्रमिक सिद्धांत को प्रतिपादक अब्राहम एच मैस्लो। पहली चीज यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारा मोटिवेशन थ्योरी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है, इसको किसने दिया था, तो भाई अब्राहम एच मैस्लो साहब ने दिया था। कब दिया था, 1968 से 1970 के बीच में दिया था। ठीक है, यह सिद्धांत या प्रिंसिपल अपने सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुक्त मूल्यों, मतलब थेरेटिकल एंड अप्लाइड वैल्यू के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। बिल्कुल, ये जो थियरी है, इनकी मोटिवेशन थियरी है, इसका हमारी लाइफ में, ठीक है, हमारी वैल्यू, हमारी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से, ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो ये थियरी है बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होती है। ठीक है, हर एक व्यक्ति, इंसान के लाइफ में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, इसलिए इसकी जो वैल्यू है ये लोगों में लोकप्रिय रही है। मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती है। तो मैस्लो साहब कहते हैं कि थियरी में कि जो भाई हमारे हिसाब से हमारे हर एक इंसान की 5 प्रकार की नीड होती है। अब वो कौन कौन सी नीड है 5 प्रकार की। पहली नीड है शरीर क्रियात्मक या दैहिक आवश्यकताएं, बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरा, हमारे पास सेफ्टी नीड्स होती है, सुरक्षा की मांग होती है। तीसरा, आत्मीयता की आवश्यकता, जिसको हम कहते हैं बिलोंगिंगनेस नीड कहते हैं। चौथा है सम्मान की आवश्यकता, स्टीम नीड्स, जिसको हम कहते हैं सेल्फ स्टीम। ठीक है, और पांचवा है आत्म सिद्धि की आवश्यकता, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो इसको हम कहते हैं आत्म सिद्धि की आवश्यकता। अब भैया बात करें तो इन्होंने एक सीढ़ी बना दी थी। सीढ़ी बना दी थी, कौन सी सीढ़ी बना दी थी, मैं आपके सामने छोटा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये सीढ़ी बनाई थी, तो इनकी थियरी ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है, ऐसे इस इधर की तरफ, ऊपर की तरफ जाती है। तो जैसे पहले हमारे अंदर शारीरिक या दैहिक मांग आती है, उसके बाद सुरक्षा की मांग आती है, उसके बाद आत्मीयता की मांग आती है, उसके बाद सम्मान की मांग आती है, उसके बाद आत्मसिद्धि की मांग आती है। अब आइए बारी बारी से पढ़ते हैं क्या होता है चीजें। ठीक है, देखिए, तो शरीर क्रियात्मक या दैहिक आवश्यकता क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, जो कि मास्लो साहब की पहली नीड्स थी। तो इन्हें कहा था कि शरीर क्रियात्मक आवश्यकता में जीवन निर्वाह की मूल, हमारे अंदर जो बेसिक नीड्स है हमारी लाइफ में, वो हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हमारे अंदर भूख प्यास, ये क्या है, एक हमारी दैहिक आवश्यकता है, एक फिजियोलॉजिकल नीड्स है। ठीक है, कपड़े, ये सारी चीज़ें, घर, ये क्या है, हमारी पहली मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मतलब बेसिक
क्या नीड्स है हमारी। दूसरा है, उसके बाद जब हमारे पास घर, कपड़ा, मकान, खाना पीना हो जाता है तो उसके बाद हमें हमारे अंदर आती है सुरक्षा की आवश्यकता, जिसको हम कहते हैं सेफ्टी नीड्स। क्या कहते हैं? सेफ्टी नीड्स कहते हैं। जब हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। जैसे हमारे पास पहले खाने का सामान आ गया, हम खाने पीने लगे, तो हमारे अंदर भूख प्यास हमारी खत्म हो गई, तो अब हम सोचते हैं कि भैया अब हमारे अंदर कपड़े उपड़े, हमारे पास एक छोटा सा घर होना चाहिए ताकि हम एक सेल्फ जो सेफ्टी नीड्स हैं उसको हम सिक्योर कर सकें। अब कैसे? जब हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद अब हमें लगता है कि हमें विभिन्न प्रकार का डर, इनसिक्योरिटी से फील जो होती है, इससे बचने की कोशिश करता है इंसान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आत्मीयता की आवश्यकता, ये बिलोंगिंगनेस नीड क्या होती है? आत्मीयता आवश्यकता में व्यक्ति का दूसरों से प्रेम करना तथा उनसे प्रेम प्राप्त करना आता है। इस तरह की आवश्यकता के कारण व्यक्ति परिवार, स्कूल, धर्म, प्रजाति आदि के साथ पहचान या आइडेंटिफिकेशन स्थापित करता है। अब हमारे पास बेसिक नीड्स आ गई, उसके बाद हम सिक्योर भी हो गए। इसके बाद हम सोचते हैं कि भैया हमारे घर में प्यार बना रहे, हमारी सोसाइटी में हमारी पहचान बने, हम अपने आस पड़ोस के लोगों से एक अच्छा बिहेवियर बना के रखें, जिनसे भी मिले उनसे एक प्रॉपर एक बिहेव करें। ठीक है, ताकि हमें लोग पहचाने। तो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए इंसान उसकी नीड होती है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बिलोंगिंगनेस नीड्स। ठीक, आगे चलते हैं। सम्मान की आवश्यकता, जब हमारे अंदर भाई बिलोंगिंगनेस आ जाती है, परिवार में, सोसाइटी में लोग हमें थोड़ा सा जानने पहचानने लगते हैं, तो फिर अब हमें लगता है कि अब हमें सम्मान मिलना चाहिए। तो इस आवश्यकता में हम स्वयं आत्मसम्मान तथा दूसरों से सम्मान प्राप्त की ओर बढ़ते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट हमें चाहिए, हमें अचीवमेंट करते हैं, और ऑटोनॉमी, स्वायत्ता। बिल्कुल, हम चाहते हैं सम्मान की आवश्यकता हो में, हम ये चाहते हैं कि भैया हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो हमारी सोसाइटी में। उसके लिए हम करते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरों को दें और दूसरे भी हमें सेल्फ रिस्पेक्ट दें। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम कई सारे अचीवमेंट करने की कोशिश करते हैं, और स्वायत्तता, हमारे अंदर ऑटोनॉमी आ जाती है, खुद से करने की चीज़ें आ जाती हैं, सोसाइटी के लिए भी करने की चीज़ें आ जाती हैं। आगे चलते हैं। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब ये क्या है? आत्मसिद्धि क्या है? इसका मतलब है कि एक व्यक्ति की अपनी पोटेंशियल या अंतर्निहित को पूर्ण रूप से विकसित करने के अभिप्रेरणा में परिलक्षित होती है। आत्मसिद्धि व्यक्ति आत्म जागरूक, सेल्फ अवेयर, समाज के प्रति सोशली रिस्पॉन्सिव, क्रिएटिव, स्पॉन्टेनियस होता है। उसके नवीनता के गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में गहरे अंतः व्यक्तित्व, इंट्रापर्सनल संबंध बनाने की क्षमता होती है। बिल्कुल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? जब हमारे अंदर ऐसी पोटेंशियल हो, ठीक है, ऐसी पोटेंशियल हो कि जिससे हम सोसाइटी के लिए अवेयर हों। ठीक है, हम सेल्फ अवेयर हों कि क्या अच्छा है क्या बुरा हो, हम सोशली रिस्पॉन्सिबल हों, हाँ हमारे समाज को लेके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करें। आपके अंदर क्रिएटिविटी हो, समाज में किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, आपने उसको अच्छे तरीके से करवा दिया। और स्पॉन्टेनियस हो, एकदम फुर्ती हो उसके अंदर कि हाँ चलो समाज के प्रति ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इसको मदद करूँगा इसमें लोगों की। ठीक, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब हर चीज़ खत्म हो जाती है इंसान की, तो आदमी सोचता है कि अब हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? इंट्रापर्सनल संबंध बनाने के अंदर उनके अंदर क्षमता होती है। अब दूसरी थियरी क्या है भाई? आइए इसको देखते हैं। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये इतना जरूरी नहीं है लेकिन आप सुन लीजिए, इंस्टिंक्टिव थियरी क्या होती है। ठीक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे भैया? मैकडूगल। तो ये इंस्टिंक्टिव थियरी या मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल साहब ने दिया था। इनके अनुसार व्यक्ति का मौलिक व्यवहार मतलब इंस्टिंक्टिव होता है। मैकडूगल ने प्रेरक मूल प्रवृत्तियों के विचार तथा उसके क्रियाकलापों की प्रेरक शक्तियां मानी है। उनके अनुसार मूल प्रवृत्ति के संवेगात्मक पक्ष का किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा विचार के साथ निकट संबंध हो जाता है। मैकडूगल ने कहा कि हमारे अंदर कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव व्यवहार का आधार होती हैं। इनको तीन विशेषताओं में परिभाषित किया। तो भैया जो ये इंस्टिंक्टिव थियरी है किसने दिया? मैकडूगल साहब ने दिया। और ये कहते थे कि हमारे अंदर कुछ प्रेरक पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ मोटिव्स होते हैं, और जो चीज़ों को देख के, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या चीज़ों को देख के हमारे हमारे अंदर उसके पास या उससे संबंध बनाने की चीज़ आते हैं। जैसे मान लीजिए हमें गाड़ी चाहिए, तो हमें कार चाहिए, तो हमारे अंदर कार को लेके सारी चीज़ें आने लगती है। ठीक है, उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को तीन चीज़ में बांटा था। कहा कि ये होती हैं जो हमारे इंस्टिंक्टिव मोटिव्स होते हैं, ये जन्मजात होती हैं। क्या? जन्मजात होती हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती हैं, हर व्यक्ति में ऐसा होता है। और ये व्यवहार हैं, ये हमें मोटिवेट करती हैं। ठीक है, प्रेरित करती हैं। आगे चलते हैं। इसमें इनमें से जब कोई प्रवृत्ति क्रियाशील, इनमें से जो ऊपर तीनों बताया मैंने, जब भी कोई चीज़ एक्टिव होती है तो व्यक्ति के भीतर क्या आती है? फिजियोलॉजिकल एवं टेंशन उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे घर बनवाना है, तो कोई भी चीज़ आई तो आपके बिहेवियर में परिवर्तन आते हैं, आप टेंशनाइज होने लगते हैं। ठीक है, और
उससे आज़ाद होने के लिए आप क्या करते हैं, आज़ाद होने के लिए निश्चित प्रकार का एक व्यवहार करने लगते हैं। मुझे गाड़ी चाहिए तो उसके लिए आप मेहनत करने लगते हैं, ठीक है। इसको करने से उसका तनाव दूर होने की संभावना होती है। अब है नेक्स्ट है भैया अचीवमेंट मोटिवेशन थियरी। एक छोटी सी प्यारी सी थ्योरी है, बस देख लीजिए, ठीक है। ये किसने दिया था भाई, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैक्लीलैंड, ठीक है, डेविड मैक्लीलैंड। कब दिया था, 1975 में दिया था। इन्होंने कहा था कि भैया जो उपलब्धि अभिप्रेरणा अचीवमेंट मोटिवेशन है, ये को विविध लक्ष्यों के साथ संबंधित किया जा सकता है, परंतु सामान्य रूप से इसके अंतर्गत सम्मिलित किया क्रिया उच्च स्तर की उपलब्धि की ओर निर्देशित करती है। चुनौतीपूर्ण एवं कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि परीक्षण। बिल्कुल, कोई भी चीज़ चैलेंजिंग है, ठीक है, या हमें टफ वर्क करने में जो मोटिवेशन होता है हमारे अंदर, जो चीज़ों को अगर हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर जो सेटिस्फेक्शन होता है या होप होती है, तो इसी को हम कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जो भी हमारे अंदर मोटिवेशन आती है, ठीक है, और हम अगर उसको अचीव कर लेते हैं तो इसी को हम कहते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन थियरी। ठीक, आगे चलते हैं। चौथा है हाइजीन मोटिवेशन थियरी, जिसको अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत भी बोलते हैं। ये इसको किसने दिया था, बस इतना याद रख लीजिए। इसको 1966 में किसने दिया था, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। यह सिद्धांत उद्योग तथा व्यापार जगत में ज़्यादा प्रचलित हुआ। इसका असर शिक्षक छात्र के कार्य को सुव्यवस्थित करने में भी दिखा। इन्होंने आवश्यकता को दो भागों में बांटा। पहला आवश्यकता हाइजीन फैक्टर था, मतलब स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। दूसरा था मोटिवेटर्स, की मोटिवेटर्स होने चाहिए, ठीक है। अब स्वास्थ्य कारक कौन कौन से हो गए, तो भैया हाइजीन फैक्टर हो गए। जैसे इस प्रकार के कारकों में वातावरण की महानता ज़्यादा होती है, जिसको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। बिल्कुल, कार्य कहने की जो सिचुएशंस हैं वो अच्छा होना चाहिए, एकदम सुपरविजन के रूप में होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई सुपरविजन करता रहे। उसके बाद पॉलिसीज होनी चाहिए, उसके बाद सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादा प्रचलित हुआ। अब आगे देखिए, प्रेरक का किसने काम किया, मोटिवेटर्स का। प्रेरक छात्रों को खुश रखते हैं, उनकी निष्पत्ति परफॉर्मेंस एटीट्यूड दोनों पर प्रभाव पड़ता है। प्रेरकों को हम निम्न भागों में परिभाषित कर सकते हैं, जैसे रिकॉग्निशन, जिसको हम मान्यता बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, फ्रीडम दे दें, या पर्सनल ग्रोथ हो जिससे बच्चे का, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमारी जो मोटिवेशन की थियरी थी सब खत्म हो गई। मेन थियरी है मास्लो की नीड हायरार्की थियरी, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी आपके दिमाग से, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बाकी ऑल द बेस्ट। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।